ब्रॉन्ज टोकन करेंस कॉइन्स थे वो। हम्म, हो गया था। कब हुआ था? अंग्रेजों के काल में हुआ था ये है। नहीं, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ही नोट्स नहीं चलने लगे। प्रिंटिंग प्रेस तो आ गया था 16 सेंचुरी के मिड में ही आ गया था, पुर्तगाली लोग लेकर आए। लेकिन तभी पेपर करेंसी नहीं शुरू हुई। पेपर करेंसी 1860 के बाद शुरू हुई भारत में। ठीक है। और वो आज के के जैसे नहीं होते थे, वो चेक मोड में होते। चेकबुक जैसे होता है ना, तो चेकबुक की लीफ आप निकालते हैं तो चेकबुक मोड में होता था, जिस पर राजा या रानी के क्राउन के फिगर बने होते थे। ठीक है, उस तरीके का होता था। और उस पर वैल्यू या डिनोमिनेशन लिखा होता था, कितने का है ये, और उसको निकाल करके दे देना होता था। आजकल तो फ्री है ना, आपको निकालना नहीं है कहीं से, बस पॉकेट से निकालना है, एक बार निकल जाए बस। ठीक है। तो पहले क्या लीफ में से निकालना पड़ता था, वो कितना मतलब सुटेबल सिस्टम नहीं रहा होगा। लीफ और पूरा चेकबुक टाइप का लेकर चलना वो आसान नहीं था। अब चेकबुक भी अपने अपने आप में मनी ही होता है आजकल तो, बस आपको वैल्यू लिखना होता है, बट उसी को कन्वर्ट कर दिया गया आजकल है। बैंक ने चेकबुक के रूप में, बैंक्स मनी मानी जाती है, चेकबुक को कन्वर्ट कर दिया गया है। आप वैल्यू लिख करके सिग्नेचर कर देंगे, उतना ही वैल्यू होगा उसका जितना कि आपके लीगल टेंडर का होता है। क्योंकि लीगली आप पे करने के लिए बाध्य हैं। जैसे आपको किसी ने चेक दे दिया, मान ले मार्केट में किसी ने चेक दे दिया, उसके पास उधार बकाया है, तो उधार लेने वाले जो है ना, वो मिलते नहीं है। एक बार दे दिया तो फिर वो फोन नहीं उठाना बंद कर देंगे, फिर आप पर एहसान करेंगे कि दे देंगे, बहुत क्या घबरा क्या रहे हो, इस टाइप का भी वो बोलते हैं। ज्यादा ना बनो, दे दिया जाएगा। फोन उठाना बंद, मिलना जुलना बंद, तमाम तरीके की चीजें बंद। ठीक है। फिर इसके बाद आप कोशिश करेंगे कि किसी और तरीके से निकाले जाए, तो चेकबुक एक आसान तरीका होता है, क्योंकि सीधे सीधे दे नहीं रहा है। तो चेकबुक एक आसान तरीका होता है। देखें, आपस में उधार लिया होगा तो इसको यूज कर लेंगे, मैं बता। ठीक है। चेकबुक एक आसान तरीका होता है। चेकबुक आप ले लें, और मान ले कि टाइम ले लें उससे कि 2 महीने में दोगे कि 3 महीने में दोगे, कितने दिन। नहीं देगा तो बाउंस करा दें आप। चेकबुक एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। आपको पता होगा कि चेकबुक के नाम से एक एक्ट है जो लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, बाउंस होता है, जिसके द्वारा इश्यू किया गया रहता है। ही इज लाइबल टू पे द टैक्स, सीआरसी इज लाइबल टू पे द अमाउंट। ठीक है। जिसके अकाउंट में बाउंस हुआ है उसको पे करेगा, जिसके नाम से इश्यू किया गया, और जिसका है वो पे करेगा उसे। और हो सकता है लिटिगेशन फीस के साथ पे करे उसे, मतलब कोर्ट में जाना होता है ना इसके लिए फिर। और पहली हियरिंग में मामला जनरली सुलझ जाता है, क्योंकि बड़ा खतरनाक, इस पर पहली हियरिंग के बाद ना बड़ा खतरनाक एक चार्ज लगता है। वो चार्ज है नॉन अवेलेबल वारंट का। अगर पहली हियरिंग में नहीं पहुंचते हैं ना, तो ईश्वर के खिलाफ दूसरी हियरिंग से पहले एक नॉन अवेलेबल वारंट निकल जाता है। ठीक है। यानी आपको गिरफ्तार करेंगे और नॉन अवेलेबल होता है वो। तो इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। इसीलिए उसका वैल्यू उतना ही है जितना लीगल टेंडर का है, यानी जितना रुपए का है, करेंसी का है, पेपर करेंसी का, उतना ही वैल्यू इसका होता है। इसलिए कोई दे तो ले लें, बट ध्यान से ले लें कि उसका सिग्नेचर सही होना चाहिए। ठीक है। डेट लिख दे तो ठीक है, उसी के अंदर बाउंस कराना होता है। अगर नहीं लिखे तो आप अपने मन से जब चाहे लिख करके बाउंस करा दें। ठीक है। एक बार मैं करा चुका हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। वो तो दूसरी हियरिंग में पैसा मिल गया था मुझे। ठीक है। पहली हियरिंग में तो नहीं आया साहब, लेकिन दूसरी हियरिंग में वकील ने मुझे कहा था कि आएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट इसके बाद है इनके खिलाफ। ठीक है। तो दूसरी हियरिंग में ही आ गए वो, और उसके बाद सारा अमाउंट भी लेकर आए थे। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की गई थी, ठीक है, कि बाहर ही मिल लें। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब आ गए तो आ जाए कोर्ट में, थोड़ा जज साहब के सामने चेहरा दिखा दे कि आप हैं कौन। ठीक है। अमाउंट ठीक ठाक था इसलिए किया गया था, अदरवाइज 2 4 5 10 हजार की कोई वैल्यू अभी की डेट में मेरे लिए क्या किसी के लिए भी ज्यादा नहीं है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम में है तो वैल्यू पैसे का कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना अमाउंट नहीं था, काफी ठीक ठाक अमाउंट था, इसलिए काम किया गया था। बाउंस कराने का नुकसान भी होता है, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग भी डाउन होती है उससे है। ठीक है। जिसके अकाउंट में बाउंस होगा उसकी रेटिंग प्लस उसमें चार्जेस लगते हैं वो अलग, वो सब भी चार्जेस अच्छा खासा बैंक आपको इम्पोज करता है, जबकि ये करना नहीं चाहिए लेकिन ये करते हैं लोग। ठीक है। तो ये चीजें हैं। खैर, अब आते हैं इसके इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट पर, जिसमें थोड़ा सा समय आपको लगेगा। इंस्क्रिप्शन।
आर्कियोलॉजी का ही पार्ट है इंस्क्रिप्शन, ये सब आर्कियोलॉजी की पार्ट बताए तो गए आपको, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। शुरू क्लास नहीं किया था क्या आपने, पहले दूसरी? अच्छा, हाँ तो पहली दूसरी क्लास में ये सब बताया गया था कि क्या क्या आता है आर्कियोलॉजी में, ठीक है, दूसरी क्लास तक बता दिया गया था। आर्कियोलॉजी में क्वाइंस आते हैं, पोट्रीज आते हैं, पैलेसेस आते हैं, ठीक है, एक्सकेवेशंस आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, ये सब आर्कियोलॉजी के पार्ट हैं। पेंटिंग आते हैं, टेम्पल्स आते हैं, जितने भी टेम्पल्स मस्जिद ये सब हैं सब इसमें आते हैं, वो सब आर्कियोलॉजी का पार्ट होता है। लेकिन हमें सिर्फ इंस्क्रिप्शन तक ही पढ़ना है, और इंस्क्रिप्शन में केव इंस्क्रिप्शन भी देखना है। तो इंस्क्रिप्शन कई तरीके के रहे हैं, एक तो कुछ इस काल से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन नहीं रहे, वो भी इस काल के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन रहा है, और तीसरा सबसे बड़ा जो पार्ट है अशोकाज इंस्क्रिप्शन रहा है। अशोक के इंस्क्रिप्शन के आधार पर उसकी सारी पॉलिसीज हमें पता है, यहां तक कि उसका कलिंग का युद्ध भी उसी इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, इसी इंस्क्रिप्शन से मिलता है, कहीं और लिखा हुआ नहीं है, उसी इंस्क्रिप्शन में लिखा है। और इसकी सारी पॉलिसी, धम्मा पॉलिसी, इनकी कलिंगा युद्ध के बाद की पॉलिसी सब उसमें आपको मिल जाती है, ठीक है, और जितने भी फॉरेन पॉलिसी वगैरह ना सब इसमें मिल जाती है। तो अशोक का पूरा इतिहास लिखने में बड़ा हेल्प करता है, कुछ चीजों को छोड़ करके। जैसे अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने 99 भाइयों की हत्या की थी, सेंचुरी पूरी नहीं हुई थी लेकिन 99 भाइयों की हत्या की थी। ये इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, ये किताब में मिलता है, और बौद्ध धर्म की किताबों में मिलता है ये, कि इट हैज बीन सेड दैट अशोका मर्डर्ड हिज 99 ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन, यानी गद्दी पाने के लिए 99 ब्रदर्स की हत्या की थी। 2-3 भाई जिंदा भी थे, उनको भी मार करके सेंचुरी पूरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, शायद वो करना नहीं चाहते थे। तो कभी कभी चीजें ना बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है बौद्ध धर्म की किताबों में, उससे हमें थोड़ा सा बाहर भी निकलना होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछने वाले तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। पूछेंगे कैसे, कि किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, तो इट इज अशोका, ठीक है। इसी तरीके से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 84,000 स्तूपों का विनाश करवा दिया, टू whom it has been said that he destructed or destroyed 84,000 stupas which was built by Ashoka। हाँ, कहा जाता है, किया नहीं था उसने, ठीक है, मैंने क्या कहा, कहा जाता है। वास्तव में बौद्ध धर्म में ये सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हैं, किसी को दुश्मन दिखाना हो तो ऐसे लिख दो, किसी को धर्म परिवर्तन करके आपके धर्म की आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि अशोक पहले अत्याचारी था, अपने बेटे को अंधा करवा दिया, चले अंधा करवाया तो ठीक है, अंधा करवा दिया, ठीक है, वो किया था उसने, कुछ विद्रोहों को दमन किया, क्रश किया, और 99 भाइयों की हत्या की, अत्याचार के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद इसने कलिंग युद्ध भी किया, अत्याचार का एग्जाम्पल, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, जो अशोक लिखता है, ये खैर बात लिखता है अपने अभिलेख में, ये बात सही है, 1 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए। अशोक का उस युद्ध से 1 लाख लोगों का मारा जाना वो उनकी हिंसा का एग्जाम्पल बताता है, लेकिन बाद में तो अशोक शांतिवादी हो गए। अशोका बिकम डिप्लोमेटिक किंग एंड अशोका बिकम पीसफुल रूलर एंड ही रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वॉर, युद्ध की पॉलिसी को ही त्याग दिया, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा घोष इन प्लेस ऑफ विजय घोष, ठीक है, धम्मा घोष की पॉलिसी अपना लिया उसने कि धम्म का प्रचार करना है, इस तरीके की चीजें अपना ली। तो फिर क्या ऐसे कारण थे उसके बारे में बातचीत करनी है। तो अशोक को अत्याचारी दिखाने की कोशिश की गई है, पुष्यमित्र शुंग था 84,000 स्तूपों का विनाश करने वाला, बताएंगे आगे आएगा वो। इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए अशोक का इंस्क्रिप्शन तो आएगा ही आएगा, कुछ दूसरे वंशों का इंस्क्रिप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य का 2 इंस्क्रिप्शन सिर्फ मिला है, और बाकी अशोक का मिला है जितना मिला है, ठीक है। अशोक में थोड़ा सा समय लगना है क्योंकि 4 कैटेगरी में से डिवाइड करके देखेंगे, और चारों कैटेगरी में बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन है, और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं पीटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नेचर में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे गिरनार और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गुजरात से मिला है, लिखते चलेंगे आप लोग ना। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है मैंने आप लोगों को जब इंस्क्रिप्शन पढ़ाया था तब, क्या क्या बताया, थोड़ा बताएं जल्दी से, तो जल्दी से। रुद्रदामन का है दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, संस्कृत भाषा का पहला इंस्क्रिप्शन माना जाता है ये, संस्कृत भाषा का लिखवाया था मैंने। इस अभिलेख को मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, अब बताएं, यहां पर बताने की क्या जरूरत, जबकि मौर्य वंश का शासक तो था नहीं रुद्रदामन, रुद्रदामन तो शासक था सका डायनेस्टी का,
फिर इस वंश को, इस अभिलेख को यहां क्यों बता रहा हूं मैं, ये भी बताया था मैंने। हाँ, इस अभिलेख को यहां बताने का कारण यह है कि इसी अभिलेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो जूनागढ़ रीजन में था, गिरनार रीजन में। उसके वहां के राज्यपाल, गवर्नर थे, उनका नाम था पुष्य गुप्ता वैश्य। उन्होंने इस बांध को कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसमें से बाद में अशोक ने नहर निकलवाई थी। तो 3-4 चीजें इस अभिलेख के बारे में जरूर याद रखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, रुद्रदामन का है। दूसरा, संस्कृत भाषा का फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है। तीसरा, कि ये इस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण की चर्चा पहली बार आती है। और इसके बाद 800 वर्षों तक इतिहास इसका चलता रहेगा, यानी आगे जो इतिहास पढ़ाऊंगा ना, 4 शासकों का नाम इस झील से जुड़ा हुआ है, 800 वर्ष तक आगे चलता रहेगा, यानी यहां शुरू हुआ है और 800 वर्ष तक चलेगा। ये स्कंदगुप्त के बाद जाकर खत्म हो जाएगा। इस झील का कोई डिस्क्रिप्शन इतिहास में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी अभिलेख में अशोक का नाम भी मिलता है, दैट ही बिल्ट अ कैनल। मतलब उस बांध से जो है कैनल बनवाया था उसने, झील बनवाई थी, नहर बनवाया था, और नहर से जो है आगे सिंचाई की व्यवस्था की गई। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम पहली बार किस अभिलेख में मिला है, क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों का नाम एक साथ मिला है किस अभिलेख में, वो यही है, ठीक है। यानी दोनों शासकों का नाम, दोनों एक ही वंश के रहे हैं, और दोनों शासकों का नाम किसी अभिलेख में एक बार जो पाया गया वो इसमें पाया गया, बाकी किसी अभिलेख में नहीं पाया गया। तो कुछ चीजें लिख लें, कुछ चीजें छोड़ देता हूं। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, लिखवा दिया है, तो बस इसमें सुदर्शन झील वाले मामले को लिख लें। इट डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ it describes about the construction of Sudarshan Lake. Sorry, it describes about the construction of the dam of Sudarshan Lake. Sudarshan Lake, dam of Sudarshan Lake by Chandragupta Maurya's governor पुष्यगुप्ता वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य's गवर्नर पुष्यगुप्ता वैश्य। Who was governor of Girnar? Was governor of Girnar. सेकेंड, इसी में लिखना है ना, इसी में पॉइंट चेंज करेंगे। Ashoka constructed a canal from this dam. Ashoka constructed a canal from this dam. नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज ओनली इंस्क्रिप्शन इन विच both Chandragupta Maurya and Ashoka's name has been found. Both Chandragupta Maurya's and Ashoka's name has been found. चंद्रगुप्त मौर्य's and Ashoka's name has been found. अब देखें कि कहां से किस किस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं, उसको समझना है। तो बहुत कनेक्ट करके जब आप पढ़ेंगे ना चीजों को, तब जाकर के चीजें समझ में आती है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब इसी में से इंस्क्रिप्शन आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2 ही इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तीसरा कोई इंस्क्रिप्शन है ही नहीं। इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेखों में से पहला अभिलेख जो है सोहगौरा इंस्क्रिप्शन है। सोहगौरा इंस्क्रिप्शन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। और दूसरा अभिलेख है महास्थान। महास्थान इंस्क्रिप्शन महास्थान इंस्क्रिप्शन बांग्लादेश से मिला है, वर्तमान डे बांग्लादेश में है। महास्थान इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट डे बांग्लादेश। दोनों अभिलेख में एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाल के समय ग्रेनरी बनवाए जाने का डिस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, जबकि मेगास्थनीज जो भारत आया था इसी के दरबार में, वो कहता है कि भारत में अकाल ही नहीं पड़ते। जबकि इन दोनों अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अधिकारियों द्वारा ग्रेनरी कंस्ट्रक्ट करवाने का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ताकि अकाल के समय राहत कार्य, रिलीफ वर्क चलाया जा सके। ग्रेनरी बनेगा, जैसे जब ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश भारत का पहला अकाल, पहला फेमाइन 1770 में पड़ा था, 1770 में, ठीक है। उसके बाद 1783 में दूसरा फेमाइन आया, और ब्रिटिश शासन तो विदेशी थी, विदेशी सरकार थी, तो वो कोई रिलीफ वर्क तो चलाती नहीं थी जनरली, मरने दो, मर रहे हैं तो, ठीक है। जनसंख्या बहुत है भारत की, मरने दो, ठीक है। 2-4-5 करोड़ तो इन लोगों ने अकाल में ही मार डाला होगा, ठीक है। फिर भी जनसंख्या में बहुत है, ये इतिहास हमारा रहा है, ठीक है। और अब तो टॉप पर भी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्षमता को कम समझ करके आंक रहे थे कि कितने भी मारेंगे हम उसका डबल ट्रिपल करते जाएंगे, ठीक है। तो अकालों में मरे कई करोड़ लोग हैं। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1770 से उनके काल में अकाल शुरू हुआ, 1770 से, और 1943 तक लास्ट अकाल पड़ा है। और ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड द फेमाइन वाज मैन मेड, इट वाज नॉट नेचुरल, ऑल्दो फेमाइन वाज नेचुरल ऑकरेंस, एक प्राकृतिक घटना मानी जाती है, क्योंकि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया इस वजह से। लेकिन ब्रिटिश काल में ये मैन मेड था। हमारे देश में अनाज होता था, प्रोडक्शन होता था, ठीक है, लेकिन वो सारा प्रोडक्शन इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर दिया जाता था अनाजों का, भारत में बचता ही नहीं था। जो बचता था वो वही खरीद पाते थे जिनके पास पैसे होते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन चढ़ जाता था उस पर, क्योंकि डिमांड सप्लाई के रूल के अनुसार सप्लाई अगर कम होती है, डिमांड ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत हायर होता था, और उस वजह से जो है बहुत सारे लोग भूखे मर जाते थे, और ब्रिटिश सरकार रिलीफ वर्क चलाती नहीं थी। लेकिन पहला काम इन्होंने रिलीफ वर्क के रूप में करने की कोशिश की थी 1783 में, जब अकाल आया तो गोल घर का निर्माण पटना में करवाया था। ऐसा सुना होगा इसको, गोल घर एक है पटना में, ठीक है। आजकल तो ऐसे ही खंडर टाइप का है, लेकिन गोल घर बनवाया था, ताकि वहां पर अनाज गोडाउन बनवाया जा सके, और वहां से कुछ खाना पीना लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, अनाज वगैरह प्रोवाइड किया जा सके, वो बनवाया था। पहला प्रयास उनका ये हुआ था। इससे पहले कोई पॉलिसी थी ही नहीं, इनफैक्ट बड़े लंबे समय तक कोई पॉलिसी नहीं रही इनकी। गोडाउन बनवा देने से थोड़ी रिलीफ वर्क शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 1897 में भारत में दो भाई थे पुणे एरिया में, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर। ये दोनों भाइयों का नाम अगर सुना हो तो सुना हो, दोनों क्रांतिकारी थे। एंड तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था कि उस समय प्लेग फैला हुआ था पुणे में, प्लेग चूहों से फैलता है, तो प्लेग फैला हुआ था, और उसके लिए अंग्रेजी सरकार ने 2 प्लेग कमिश्नर्स अपॉइंट किए थे। उसमें से एक का नाम था रैंड, दूसरे का नाम था आयर्स्ट। ये 2 प्लेग कमिश्नर्स थे, ताकि प्लेग के लिए राहत कार्य को चलाया जा सके और लोगों को बचाया जा सके मरने से। तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में लिखा कि प्लेग कम खतरनाक है, ये दोनों अधिकारी ज्यादा खतरनाक हैं, ठीक है। जैसे ही लिखा, दोनों भाई मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होकर के दोनों ने हत्या कर दी दोनों की, ठीक है। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर दोनों भाई थे, दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी। अच्छा, ये ज्यादा खतरनाक है, इन्हीं को मारो पहले, प्लेग को बाद में देखेंगे, पहले इनको मार दो। वास्तव में ये प्लेग कमिश्नर्स अपॉइंट जरूर हुए थे, लेकिन राहत कार्य नहीं चला रहे थे, ठीक है, इसलिए इनको मारा गया था। लेकिन तिलक को उसकी वजह से 18 महीने के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला था, 18 महीने की जेल की सजा मिली कि क्यों लिखा आपने ये पेपर में। पेपर में पाबंदियां थी ना, लिखने पर बहुत सारी पाबंदियां थी कि आप ये नहीं लिख सकते। बताइए, 2 भाई मोटिवेट हो गए, मार डाला 2 अधिकारियों को। दैट वाज द फर्स्ट मर्डर ऑफ, फर्स्ट असैसिनेशन ऑफ
पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में पहला असैसिनेशन था यूरोपियों का भारत में। इससे पहले पॉलिटिकली असैसिनेट नहीं किया गया था किसी यूरोपियन को, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट देयर इन द कंट्री। यानी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत हुआ, जहां से पिस्तौल और बम के माध्यम से क्रांतिकारी इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में लग गए और अनपॉपुलर अधिकारियों की हत्या करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज है। तो यहां पर अकाल के बारे में कर रहे हैं। 12 वर्षों का अकाल मगध में पड़ा था, ये बात फैक्ट है, बहुत सारी किताबों में मिलता है उस समय की कंटेम्प्रेरी, और इन दोनों अभिलेखों से ही पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल पड़ते थे। मुगल काल में ही पड़ते थे, ऐसा नहीं है। शाहजहां काल में 2 बार अकाल पड़ा, औरंगजेब के काल में 1 बार फेमाइन आया, लेकिन इस समय और मुगलों काल में जो अकाल आते थे ना, वो नेचुरल थे। अंग्रेजों काल में मैनमेड हो गए, ये अंतर आ गया इसमें। और यही कारण यूपीएससी ने यूपीएससी में मेंस में एक क्वेश्चन भी अकाल पर पूछ लिया है अलग से। ठीक है, लिख लेंगे इसको, दोनों को एक ही साथ लिखना है, एक ही पॉइंट दोनों में आएगा। इन दीज टू इंस्क्रिप्शंस there is a description of construction of granaries. There is a description of construction of granaries. Construction of granaries for running relief work. For running relief work for the famine affected people. For running relief work for the famine affected people. For running relief work for famine affected people. Next, Ashoka's inscription. अशोक के अभिलेखों को 5 पार्ट्स में, 5 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पांचों भाग अलग अलग क्लासिफाई कर लें, उसके बाद अलग अलग इसको लिखवाना है। फिर पहला पार्ट इसका है रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट की संख्या 14 है, 14। कभी कभी नंबर भी पूछ लेता है ना, सभी के नंबर नहीं पता लेकिन कुछ के नंबर पता है, तो उसके नंबर आपको पूछेगा। रॉक एडिक्ट पत्थरों पर लिखवाया गया है। और दूसरा है माइनर रॉक एडिक्ट, छोटे छोटे लेख हैं इसलिए माइनर रॉक एडिक्ट कह दिया जाता है। माइनर रॉक एडिक्ट का नंबर नहीं है, एक एक अभिलेख सब पर है इसलिए नंबर नहीं मिलता। तीसरा पिलर एडिक्ट। आप लोगों को जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना तो पिलर एडिक्ट के बारे में पढ़ना है, पिलर आर्किटेक्चर के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, पिलर एडिक्ट, इनका नंबर पता है 7 है। देन माइनर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट, और इसके बाद है केव एडिक्ट। गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया है इसलिए केव एडिक्ट कहा जाता है। जो गुफाओं की दीवारों पर लिखा जाए ना तो वो केव एडिक्ट हो जाता है। जो पिलर्स पर लिखा जाए तो पिलर एडिक्ट हो जाता है। जो पत्थरों पर लिखा जाए, पिलर भी पत्थर के ही होते हैं लेकिन पिलर रूप में बने होते हैं, और जो पत्थर होते हैं नॉर्मल होते हैं, पत्थर ऐसे ही बना होता है उस पर लिख दिए। अब एक कंफ्यूजन मुझे जो दूर करना ना अक्सर लोगों में होता है, जैसे ये 14 या 7 नंबर से आप क्या समझते हैं, इसको हमें समझाना है। ठीक है, 14 और 7 नंबर से क्या मतलब है, और बाकी में कोई नंबर दिया भी नहीं है मैंने। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया, इसको समझना जरूरी है। ये नहीं समझेंगे कि 14 पत्थर मिले हैं या 7 पिलर्स मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मान लेते हैं कि ये कोई पत्थर है तो इस पर जो है 1 से लेकर के 14 तक लेख लिखे गए, एडिक्ट लिखे गए हैं, 14 तक उसी पत्थर पर है, एक ही पत्थर पर। उसको फोटोकॉपी बना करके देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया गया है। जेरोक्स मशीन से नहीं बनाया जाएगा, लिखा जाएगा, एनग्रेव किया जाता है शब्दों को। पत्थर है ना, तो पत्थर पर एनग्रेविंग होती है शब्दों की,
शब्दों की कटिंग होती है, ठीक है, और उसको कॉपी बना करके देश के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया गया। 8 मिले हैं टोटल, ये 8 पत्थर मिले हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, 8 जगहों से, वो बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ये बात समझ में आ गई। एक पत्थर की जीरोक्स कॉपी है ये, ठीक है, अलग अलग जगहों पर मिली हुई है। इसमें नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटा पत्थर है, इस पर एक ही लेख लिखा है, बाकी कोई है ही नहीं, इसलिए नंबर का मतलब ही नहीं इसमें है, ठीक है। जहां तक ये है सेम चीज है, यहाँ पर पिलर्स हैं, बड़े पिलर्स हैं, इसमें 1 से लेकर 7 तक लिखे गए हैं, और इसमें सेम चीज यहाँ पर है, 1 सिर्फ है, ठीक है, इसलिए इसके नंबर नहीं है। यही कारण है। अक्सर लोग पढ़ाते समय या पढ़ते समय ना समझ जाते हैं कि अच्छा ये 14 पत्थर मिले होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक ही पिलर पर, एक ही पत्थर पर वो 7 या 14 लेख लिखे गए हैं, ठीक है, वो चीजें इसमें आती हैं। तो अब इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले रॉक एडिक्ट से। बाकी तो ये गुफाओं की दीवारों पर है, इसमें तो नंबरिंग की कोई बात ही नहीं है, गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया है। तो रॉक एडिक्ट सबसे पहले शुरू करते हैं। रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, 8 जगहों से मिले हैं, और ये चारों स्क्रिप्ट में मिले हैं। 4 स्क्रिप्ट कौन कौन से, जरा जल्दी बता दें आप मुझे। रॉक एडिक्ट, ग्रीक्स, हाँ, और ब्राह्मी, अरामिक एंड खरोष्ठी, चारों स्क्रिप्ट में मिले हैं। जो रॉक एडिक्ट है चारों में, और पिलर एडिक्ट वो सिर्फ ब्राह्मी में मिला है और किसी में नहीं मिला है। पिलर एडिक्ट देश के अंदर मिला है, देश के बाहर मिला भी नहीं है। जबकि जो रॉक एडिक्ट है ना, वो देश के बाहर अफगानिस्तान पाकिस्तान तक भी मिले हैं, अफगानिस्तान में भी मिला है। इसका मतलब है कि भारत के उस बाउंड्री लेवल पर कुछ ऐसी विदेशी जातियां रहती थी जो उन भाषाओं को बोलते थे जो अरामेक थी, खरोष्ठी थी या ग्रीक थी। तो उनमें एड्रेस करने के लिए अशोक ने उसको लिखवा दिया। बेसिकली इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? कम्युनिकेशन लिंक होते हैं। राजा जारी करता है जनता के लिए, ताकि जनता पढ़ करके समझ सके कि राजा की पॉलिसी क्या है, कोई अधिकारी कौन सा है, उनकी पॉलिटिकल या जो भी पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको डिस्क्राइब करता है। उस समय ये मीडिया था, समझ लें। आजकल मीडिया अलग अलग है, सोशल मीडिया है और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम तरीके का मीडिया, लेकिन उस समय मीडिया यही था, ठीक है। क्योंकि जगह जगह पत्थरों को लगवा दिया जाता था, और वो जरूरत पड़ने पर जनता पढ़ लेती थी, नहीं पढ़ पाती थी तो पढ़कर सुनाने के लिए कुछ अधिकारी भी थे, ताकि पढ़कर सुना सके। इस तरीके की चीजें थी। तो रॉक एडिक्ट नंबर 14 है इसका, लेकिन 8 जगहों से मिले हैं, चारों स्क्रिप्ट में है, लिख लेंगे। It is most important source of information. It is most important source of information about the period of Ashoka. It is most important source of information about the period of Ashoka. It has been found in all the 4 scripts. It has been found in all the 4 scripts. It has been found in all the 4 scripts. ब्रैकेट में नाम लिख लें। अरामेक, खरोष्ठी, ग्रीक एंड ब्राह्मी। It has been found from 8 places. It has been found from 8 places. It has been found from 8 places. अब places के नाम लिखना शुरू करें। शहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा, बोथ इन पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा, मानसेहरा। जिस पर रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन है ना, जूनागढ़, अभी बताया,
वो अशोक के पिलर, अशोक के पत्थर पर ही लिखा गया है, ऊपर उसके अशोक का लेख लिखा गया है, उसको गिरनार इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, तो गिरनार से भी मिला है। एक तो ऐसा है ना जो इलाहाबाद से मिला है, कौशाम्बी से था, इलाहाबाद लाया गया, पिलर है, उस पिलर पर 4 लोगों के लेख लिखे गए हैं। मतलब आश्चर्य है कि उस पिलर पर 4 लोगों में से एक अशोक की रानी का लेख है, उसके बाद उस पर समुद्रगुप्त का है, जो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति है। अशोक पिलर अशोक का है, लेकिन अशोक का कोई लेख उस पर नहीं मिलता है। उनकी रानी का मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है, एंड जहांगीर का मिलता है, बीरबल का मिलता है। तो ये अभिलेख है, तो जगह बचा हुआ था उस पर लिखवा दिया गया। ये चीजें हैं। अकबर ने इसे ले जाकर के लोकेट किया था, कौशाम्बी से ले जाकर के फोर्ट में, इलाहाबाद के फोर्ट में। ये है। तो गिरनार गुजरात में। फोर्थ, धौली एंड जौगढ़, उड़ीसा। धौली एंड जौगढ़, बोथ उड़ीसा। बोथ उड़ीसा। नेक्स्ट, सोपारा, महाराष्ट्र। सोपारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 7वां, एरागुड्डी। एरागुड्डी, आंध्र प्रदेश। एरागुडी, आंध्र प्रदेश। एंड नेक्स्ट, 8th एंड लास्ट, कालसी। कालसी, उत्तराखंड। कालसी यूपी है, बल्कि उत्तराखंड नहीं है, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखेंगे। इन दीज इंस्क्रिप्शंस रॉयल ऑर्डर्स ऑफ अशोका, in these inscriptions royal orders of Ashoka has been found. Royal orders of Ashoka has been found. It also describes about the policies and wars of Ashoka. It also describes about policies and wars of Ashoka. पॉलिसीज एंड वॉर्स। अब इसमें से कुछ के नाम मैं लिखा रहा हूं ना, जैसे 14 हैं तो 14 1 से लेकर 14 तक नहीं लिखाऊंगा, बट उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो पूछे भी गए हैं कई बार, उनको मैं टच कर रहा हूं। रॉक एडिक्ट 2, अब 14 में से दूसरे नंबर पर है हम लोग, ठीक है। रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 2 बेसिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है इस पॉइंट से, कई बार पूछा गया है कि किस अभिलेख में अशोक के दक्षिणी पड़ोसी राज्य का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन आया था। अशोक ने अपने दक्षिणी पड़ोसी राज्यों का उल्लेख एक अभिलेख में किया है। दक्षिणी पड़ोसी राज्य का मतलब, जैसे मान ले भारत का दक्षिण का पार्ट है, तो यहां पर कुछ राज्य थे, और ये श्रीलंका, इन चारों का उल्लेख वहां मिलता है। तो ये है केरला पुत्र, केरला पुत्र, ये था सत्यापुत्र, ये है पांड्य, और ये है श्रीलंका। सिंघल कहा जाता था ना, सिंघल आइलैंड, इनके नाम मिलते हैं सेकेंड रॉक एडिक्ट में। अब ये पूछ लेगा कि इसमें से किसके नाम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, या किस अभिलेख में दक्षिणी पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो लिख लेंगे इसमें ना। अच्छा, बनाने लगे क्या आप लोग? मैं समझा रहा था, कोई नहीं, बना ले।
अशोक का एम्पायर यहां तक था, कर्नाटका के साउथ, कर्नाटका तमिलनाडु की बाउंड्री तक, यहां तक था अशोक का एम्पायर। उसके नीचे पड़ोसी राज्य थे उनके, वो डिस्क्राइब करते हैं। इन दिस इंस्क्रिप्शन, names of southern neighboring states, names of southern neighboring states, names of southern neighboring states has been mentioned. Southern neighboring states has been mentioned. तो नाम लिख लिया ना, यही चारों हैं। रॉक एडिक्ट 5। बाकी अगर आप लोग कहेंगे कि सारे एडिक्ट चाहिए तो मैं नोट्स के साथ अटैच कर दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि सारे तो नहीं लिखा सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि है और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में, वो मैं लिखा दे रहा हूँ। रॉक एडिक्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, वो अधिकारी की नियुक्ति की इंफॉर्मेशन किस अभिलेख के थ्रू देता है वो, तो ये है, ठीक है। अपने 5वें रॉक एडिक्ट में कहता है अशोका कि दैट आई हैव अपॉइंटेड एन ऑफिशियल नेम धम्म महामात्रा सो दैट कि दे कुड स्प्रेड धम्मा प्रिंसिपल्स अमंग द पीपल एंड टू हियर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनके कष्टों को सुन सके और धम्मा प्रिंसिपल्स को कर सके। ये धम्म महामात्र अधिकारी अशोक का क्रिएशन था, कोई और था ही नहीं। एकमात्र अशोक ऐसा राजा था जिसने इस अभिलेख को, इस अधिकारी को अपॉइंट किया था। तो लिख लेंगे